नमस्ते स्टूडेंट। आपका स्कॉलर्स प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर के एसएससी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। जैसे कि नवी शिफ्ट का हम लोगों ने जो 9 तारीख को हुई थी, उस शिफ्ट का हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब 10 तारीख का जो प्रीवियस पेपर है 2024 में एसएससी के पेपर्स, उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट का है 10 सितंबर 2024 का। ठीक, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने वर्ष 2022 में पंडित अनिंद्रो चटर्जी नामक प्रतिष्ठित ताल वादक, ये तबला वादक है, ठीक है, ताल वादक को बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? ठीक है, कौन थे अनिंद्रो चटर्जी? तबला वादक थे। और बंग विभूषण अवार्ड किस राज्य का है? वेस्ट बंगाल का। ठीक है, 2022 को इनको केंद्र सरकार ने पद्मश्री के लिए चयनित किया कि पद्मश्री दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने एक कहकर मना कर दिया कि अब मैं उस किस्से को 10 वर्ष पहले छोड़ चुका हूं। और इन्होंने विनम्रता पूर्वक पद्मश्री को ठुकरा दिया। ठीक है, इनके साथ में संध्या मुखोपाध्याय, जो कि वहां की गायिका थी पश्चिम बंगाल की, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। इन दोनों ने भारत के पद्म पुरस्कार सम्मान को विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो उनके कद के अनुसार नहीं था। अगर ये पद्मश्री पुरस्कार इनके 10 वर्ष पहले इनको दिया जाता तो इसको एक्सेप्ट कर लेते। ठीक, तो कुछ उपलब्धियां इनको देख लेते हैं, क्योंकि पूछ सकता है आगे की शिफ्ट में। तो आनंद चटर्जी के बारे में, आनंद चटर्जी तबला वादक। ये प्रसिद्ध संगीतकार ज्ञान प्रकाश घोष के शिष्य थे। ठीक है, इनको क्या क्या उपलब्धि हासिल हुई, यानी कि क्या क्या अचीव किया इन्होंने? 1970 में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1989 में सबसे कम उम्र में हाउस ऑफ कॉमन्स में परफॉर्म करने वाले कलाकार बने। हाउस ऑफ कॉमन्स में परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने। सन 2010 में राष्ट्रपति भवन में बराक ओबामा के सामने, अमेरिकी प्रेसिडेंट, उनके सामने इन्होंने परफॉर्मेंस दी। सन 2002 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, अकादमी पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद इनको कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया। सन 2022 में, यानी कि 20 साल बाद, इनको पद्मश्री के लिए चुना गया। उसको इन्होंने मना कर दिया कि अगर ये 10 साल पहले दिया जाता तो मैं इसको रख लेता, लेकिन अब लेकर क्या करूंगा। ठीक है, तो ये इनकी उपलब्धि अगर कोई बात करे। फिर इनको क्या किया, कुछ करने के लिए बंगाल सरकार ने, जो वेस्ट बंगाल है, ममता बनर्जी गवर्नमेंट, उन्होंने इनको वहां का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है बंग विभूषण, यानी कि बंगाल का रत्न, उससे सम्मानित किया। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक, चलो आगे। भारतीय रेलवे 2020 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक, यानी कि रेलवे का सबसे ज्यादा जो बनाया गया है पूरा सिस्टम, वो किस राज्य में मौजूद है? ठीक है, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार आपके उत्तर प्रदेश के पास 9000 किलोमीटर से भी लाइन ज्यादा लाइन है। ठीक है, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। तो क्या होगा आंसर? उत्तर प्रदेश। टोटल कितना है? अगर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो लगभग 68,000 किलोमीटर रेलवे लाइन से इंडिया में। ठीक है, उसका अकेला उत्तर प्रदेश के पास, यूपी के पास 9000 किलोमीटर का नेटवर्क है। ठीक, जो कि टोटल का 13.6% उत्तर प्रदेश के पास। ये सेकंड पोजीशन पर आपका राजस्थान है। ठीक, तो कोई पूछे सबसे ज्यादा रेलवे लाइन या रेलवे ट्रैक जो मौजूद है वो किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है। ठीक है ना, जो कि टोटल का, यानी कि 68,000 का 13.6% है। ठीक, तो ये आपको बताना है। तो क्या होगा आंसर इसका? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखो,
मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक सीजीए, ठीक है, ये सरकार के काम काजों पर निगाह रखते हैं और फाइनेंस मंत्रालय यानी कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो खर्चा आता है उस विभाग में ये काम करते हैं सीजीए। जिस तरीके से कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है के संजय मूर्ति जिनको चुना गया है, उसी तरीके से सीजीए होते हैं, ठीक है ना। तो कौन है आपके? एस एस दुबे। किनको सिलेक्ट किया गया है? एस एस दुबे। और अगर आपसे कोई पूछे कि 2025 में इस टाइम पे प्रेजेंट जो कैग है भारत के लेखा महानियंत्रक एवं परीक्षक, वो कौन है? के संजय मूर्ति। इन लोगों का वर्ग क्या होता है? जितना भी खर्चा आता है, जितना भी व्यय होता है सरकार की संचित निधि से, उसका हिसाब इनको राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, इसलिए राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। अभी 2023 में किनको बनाया गया है? एस एस दुबे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ, यानी कि इस जगह पे इनका राज्याभिषेक किया गया था, और 13 वर्ष नहीं 14 वर्ष की उम्र में, क्योंकि अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 के अंतर, ठीक है ना, हमीदा मानो बेगम से 1542 में हुआ था, ठीक। तो कहां पर है कलानौर जगह? पंजाब में मौजूद है, ठीक है। पंजाब में इनका बैरम खां के संरक्षण में क्या राज्याभिषेक हुआ। अगर कोई जन्म की बात करे, अकबर का जन्म तो कब हुआ? 1542 को। कहा हुआ था? सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान है, जगह का नाम क्या था? उमरकोट, ठीक है। राजा पूछे तो राजा छत्रसाल इस तरीके से बता देना, ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक। उसके बाद में इनका जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक वो पंजाब के कलानौर में, ठीक। बाकी के अकबर सब जानते हैं, अकबर के बेटा का नाम क्या था? शेख सलीम था, ठीक है। अकबर के पिताजी का नाम हुमायूं, और हुमायूं से बड़े बाबर। 1526 में ये इंडिया में आए, इन्होंने युद्ध हराकर मुगल वंश की नींव रखी, और ये तीसरे राजा बने या तीसरे शहनशाह बने जिन्होंने भारत पर हुकूमत की, ठीक है। तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब के कलानौर में, और जन्म कहाँ हुआ था? उमरकोट सिंध प्रांत में, ठीक है। चलो नेक्स्ट। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? मैंने आपको क्लास में भी कराया हुआ, कुशाग्र के थ्रू जो ट्रिक बताई थी, कि उस ट्रिक से आप फाइंड कर सकते हो किसने क्या उद्देश्य रखा, किस तरह टारगेट था, और क्या उसमें महत्वपूर्ण कार्य हुए। तो गरीबी हटाओ कौन सा प्लान था? 5th 5 ईयर प्लान। देखो फाइंड कैसे करते हैं। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है कृषि के लिए, कृषि विकास पर केंद्रित थी। सेकंड पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1951 को, ठीक है, स्टार्ट हुई थी पंचवर्षीय योजना है, और उसके बाद में 2012 तक चली। सेकंड में क्या था? उद्योग था। थर्ड में क्या था? स्वावलंबन था। इसमें क्या था? आत्मनिर्भरता थी अर्थव्यवस्था की। जी में क्या था? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ठीक है। ये नारा भी दिया गया था, और इसी पहल पर एक केंद्रित थी। किस टाइम इसको ओपन किया गया? 1974 से 78 तक, ठीक है। केवल 4 वर्ष की थी। प्रमुख कारण क्या था? सॉरी, प्रमुख इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था? गरीबी को हटाना, ठीक है। और केवल 4 वर्ष की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, देखो आप देख सकते हो। ए थर्ड हुआ, ए फोर्थ हुआ, ए फिफ्थ हुआ, ए सिक्स है, ए सेवन है। तो इस ट्रिक से ध्यान रखो और आराम से बता दो। 4 वर्ष की व्यवस्था थी, ये 5 ईयर प्लान था। और इसमें क्या क्या किया गया था? एनएचएआई की स्थापना की गई थी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम लाया गया था। कोई पूछे कि इसमें क्या क्या हुआ 5th ईयर प्लान में, तो ये भी बता देना। 5th ईयर प्लान के अंतर्गत क्या क्या किया? 78 से 1978, सॉरी 74 से 78 तक क्या किया था इसमें? 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ठीक है। सेकंड, एनएचएआई की स्थापना। 20 सूत्रीय का तीसरा है एमएनपी का सूत्रपात, ठीक है। ये 3 मुख्य काम किए गए थे। इसके बाद में देश में इन्होंने इमरजेंसी लगा दी, जो इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी।
74 से 78 में इमरजेंसी लगा दी, उसके बाद में अपने आप ही बंद हो गया। फिर 78 में रोलिंग प्लान आया, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया था, केवल गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी, तो कौन सी थी, फिफ्थ। और इस तरीके से उसको बता भी सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है, ठीक है। तो किस में स्थित है, इम्फाल में मौजूद है। इम्फाल में इसको 1954 में शुरू किया गया था या प्रारंभ की गई थी, ठीक है ये। और किसके कारण प्रारंभ की थी, संगीत नाटक अकेडमी से, उसकी सहायता से इसको जवाहरलाल नेहरू ने ओपन किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर है। और इसमें मणिपुरी नृत्य को सिखाया जाता है। मणिपुरी नृत्य के बारे में आप जानते हो, धीमी गति का नृत्य है। और गुरुओं के बारे में अगर बात करें, डांस गुरु के बारे में, तो कई सारे हैं, जैसे कि आपके गुरु विपिन सिंह, ठीक है, झावेरी सिस्टर्स, चारू माथुर, ये सब कौन है, मणिपुर नृत्य के गुरु, ठीक है। तो कहां पर ये यूनिवर्सिटी शुरू की गई थी, इम्फाल के अंदर की गई थी, तो आप बतला देना। नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने का फैसला किया, ठीक है। और किसके साथ मिलकर, राजा राम मोहन राय के साथ में। अब राजा राम मोहन राय को तो आप जानते ही हो, इन्होंने कितना ज्यादा वर्क किया था, भारत के पुनर्जागरण काल के जो अग्रदूत बने थे, ठीक है। इन्हीं के कारण मॉडर्नाइजेशन आया था इंडिया में। तो 1828 से लेकर 1835 तक, 1828 से लेकर 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो इन्होंने जो कार्य किया, अगर इनकी बात की जाए, क्योंकि यहां सती प्रथा की बात की जा रही है, सती प्रथा अधिनियम 1829 में इन्हीं के कारण पास हुआ, ठीक है। जिससे कि सती प्रथा और जो विधवाओं को आग लगाना था, वो बंद कर दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने काफी ज्यादा अच्छी पहल की। दूसरी, शिक्षा को शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम में प्रदान किया, अंग्रेजी माध्यम में देना, किसके सहयोग से, लॉर्ड मैकाले के से, ठीक है। लॉर्ड मैकाले के सहयोग से इन्होंने शिक्षा को कब दिया, 1835 में, ठीक, 1836। और इसकी बात की जाए तीसरा काम की, तो उन्होंने 1836 35 36 में ठग ठगी अधिनियम लेके आए, ठीक है, जिससे ठगी पर अंकुश लगाया। तो उनके कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, सिविल सेवा के बारे में भी बोल सकते हैं, इन्होंने सूत्रपात किया था, ठीक है, वो बाद में स्टार्ट हुआ। तो ये तीन तो इनके महत्वपूर्ण काम है। 1829 में लाया गया सती प्रथा एक्ट, जिसमें औरतों को चलने के लिए विवश किया जाता था, उन्होंने इसको राजा राम मोहन राय के सहयोग के कारण रोक दिया 1829 में। 1835 में इन्होंने, जिससे कि भारतीय लोग हैं जो बड़ी नौकरियों में, यानी कि जो हाई पोस्ट है, उनमें परफॉर्म कर सके, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा में, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को देना शुरू किया गया। 35 36 के अंतर्गत ठग और डकैती अधिनियम लेके आए, जिसके कारण उस पर अंकुश लगा, ठीक है। तो ये इनके महत्वपूर्ण काम है। तो कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट देखो, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। तो महाबलीपुरम की जब भी बात आएगी, तो पल्लव शासकों की बात आएगी, ठीक है। पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम, यानी कि जो इसका नाम मामल्लपुरम है, उसमें कई सारे मंदिर बनाए, जिसमें से फेमस है शोर मंदिर। शोर का मतलब यहाँ पे आवाज नहीं है, शोर मंदिर का मतलब क्या, बने कब थे, 7वीं शताब्दी में। ये मंदिरों का एक ग्रुप है जो कि समुद्र के तट पर बनाया गया है। चेन्नई के पास में कांचीपुरम एक जगह है, जो कि पल्लवों की राजधानी रही थी, ठीक है। 630 से लेकर 668 तक नरसिंह वर्मन का राज्य रहा। उन्होंने इन टेम्पल्स को बनवाया। तो किसने बनवाया, अगर कोई राजा पूछे, तो नरसिंह वर्मन वर्मन प्रथम ने। कालाकाल कितना था, 630 से लेकर 668 तक, 7वीं शताब्दी में शोर टेम्पल्स का। और ये क्या है, ये एक ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, पंचरत्न मंदिर आते हैं,
ठीक है। पांडवों को समर्पित, पांडवों को समर्पित पंचरत्न मंदिर आते हैं। और क्या आता है, दो शिव मंदिर, क्योंकि ये शैव संप्रदाय को फॉलो करते थे, साथ में, तथा उन दोनों के बीच में विष्णु मंदिर। ठीक है, जो कि इनकी धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताता है कि ये दूसरे धर्मों के प्रति या दूसरे संप्रदायों के प्रति, जैसे शैव मत के अनुयायी हैं तो वैष्णव मत को भी ये बराबर मानते थे। ठीक है। तीसरा, गंगा अवतरण भी इनके टाइम का, जो गंगा अवतरण का इन्होंने गुफा को काट कर यानी कि पत्थरों को काट कर चित्रण किया है, तो गंगा अवतरण भी इनका फेमस है। नेक्स्ट है, उसी जगह पर शोर मंदिर का मतलब तटीय मंदिर। ठीक है, और कहां पर, कांचीपुरम में, कांचीपुरम। और एक कांचीपुरम में यानी कि इसका पुराना नाम क्या था, मामल्लपुरम, मामल्लपुरम, क्योंकि नरसिंह वर्मन को क्या बोला जाता था, पहलवान की तरह, और इसका मतलब यही होता है। ठीक है, महाबली से मतलब है बलि, जिन्होंने भगवान विष्णु से 3 पग भूमि दान दिया था। ठीक है, भगवान विष्णु ने उसके आधार पर इनको पूरा पूरा ब्रह्मांड को ही ले लिया था। तो कांचीपुरम चेन्नई के पास है, वहां के समुद्र तट पर ये मंदिर मौजूद है। और मुख्य बरा गुफा मंदिर, मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है, क्योंकि बार बार पल्लवों की ही बात की जा रही है, जो सितंबर 2024 में पेपर हुए हैं, यानी कि पुराने हिंदू राजाओं की बात की जा रही है, आपके चालुक्यों की, पल्लवों की, ठीक है ना, शक शासकों की। क्योंकि 9वीं शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन रिपीट थे, आपने देखा होगा, रुद्र दमन वाले, जिन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, जिनका गिरनार में शुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख मिला था, उसी तरीके से ये, फिर इन्होंने पल्लव शासक को सुना। उससे पहले 9वीं शिफ्ट में इनके पिता के बारे में पूछा गया था, महेंद्र वर्मन के बारे में। अब इन नरसिंह वर्मन के बारे में पूछा गया है, इसलिए मैंने लिखा कि आगे अगर किसी शिफ्ट में इसको मिल जाए तो आप आंसर दे देना। ठीक है ना। तो क्या है, महाबलीपुरम के मंदिर एक ग्रुप है मंदिरों का, जिसमें क्या क्या है, 2 शिव मंदिर तथा बीच में विष्णु मंदिर है। पंचरथ मंदिर जो कि पांडवों को समर्पित है, 7 शरीर स्वर्ग जाने वाले रथ मंदिर होते हैं, ये रथ की तरह है बिल्कुल। और गंगा अवतरण एवं बरा गुफा मंदिर। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, चोल नहीं पल्लव, क्या है, पल्लव किंग। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना, पल्लव है पल्लव किंग, नरसिंह वर्मन पल्लव। ठीक है ना, चोल नहीं। अब नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था। ठीक है, पुरुष हॉकी 2023 का शुभंकर क्या था, ओली, ओली। ओली का मतलब ऑलिव रीडले शी टर्टिल। ठीक है, एक कछुए की संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसको बचाने के लिए जो FIH 2023 हुआ था, पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था, उसको बचाने के लिए ये उन्होंने अपना शुभंकर यानी कि मैस्कॉट किसको रखा, मैस्कॉट एक कछुए को रखा, जिसका नाम क्या है, ओली। ओली का मतलब ऑलिव रिडले सी टर्टिल, यानी कि ये इसकी प्रजाति है। हिंदी में भी देख लो इसको, ऑलिव रिडले समुद्र कच्छप या कछुआ। अब बात कर लेते हैं FIH 2023 की। तो इसका आयोजन कहां हुआ, इसका आयोजन भारत के उड़ीसा राज्य में, ठीक है, उड़ीसा राज्य में किया गया था 2023 के अंदर। और उड़ीसा की 2 कौन सी जगह थी, एक थी भुवनेश्वर और दूसरी थी आपकी राउरकेला, राउरकेला। कब से कब तक ये प्रोग्राम चला, यानी कि ये टूर्नामेंट को किया गया विश्व कप को, तो आप बताना, 13 जनवरी से 29 जनवरी तक। ठीक है, कौन जीता इसमें, विजेता कौन बना, विजेता बना जर्मनी। ठीक है, किसको हराकर, बेल्जियम को। बस अब ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो इसके बारे में अगर कोई पूछे कि FIH 2023 यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी विश्व कप है, उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो आपके भारत में उड़ीसा राज्य के अंतर्गत। और उड़ीसा में 2 जगह पर इसका क्या बोलते हैं, आयोजन किया गया, पहला भुवनेश्वर, दूसरा राउरकेला।
कब से कब तक चला? 13 से 29 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, कौन जीता इसमें? जर्मनी जीता। कौन? जर्मनी जीता। किसको हराया था? बेल्जियम को, जो कि पहले का विजेता था। ठीक है, तो इसके बारे में अगर कोई बात करे एफआईएच का क्या बोलते हैं स्थापना कब हुआ, तो ध्यान रखना एफआईएच का स्थापना कहाँ हुआ? 1924 को हुआ। ठीक है, 1924 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है? हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो हेडक्वार्टर कहां बताओगे? लुसाने, लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक, और अगर इसके क्या बोलते हैं हेड की बात करोगे, यानी कि चेयरपर्सन कौन है इसका, तो इकराम तैयब। कौन है चेयरमैन? इकराम तैयब। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट पता चल गया है एफआईएस में क्या हुआ, कौन विजेता बना, कब हुआ, कहां पर इसका आयोजन हुआ, क्योंकि पुरुष विश्व हॉकी हॉकी सॉरी पुरुष हॉकी विश्व कप है। ठीक है ना, एफआईएच है, तो उसके बारे में कंप्लीट आपको डिटेल्ड पता होना चाहिए। और इसका शुभंकर जिसकी बात की थी वो शुभंकर था क्या? ओली, यानी कि एक समुद्री कछुआ था जो कि संकटग्रस्त प्रजाति है। उसको बचाने के लिए इन्होंने उसके शुभंकर को उसी का नाम दिया ओली का। ठीक है, तो क्या है? ओली। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो किस सरकार द्वारा भाई? तानसेन कहां के थे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले के थे। तो देखो भाई, तानसेन सम्मान के बारे में थोड़ा सा देख लो। तानसेन सम्मान कहाँ आयोजित होता है? ग्वालियर एमपी में। ठीक है, कितने दिनों के लिए आयोजित होता है? 4 दिनों के लिए। ठीक है, इसमें देश विदेश के कलाकार आते हैं, चाहे वो कोई डांसर हो, चाहे वो कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करे, या फिर वो कोई क्या बोलते हैं सिंगर हो। ठीक है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। 4 दिनों के लिए होता है। काफी प्रतिष्ठित संगीत समारोह है ये। ठीक है ना, और कहां पर होता है? ग्वालियर में बेहट गांव में। गांव का भी नाम लिख लो अगर जरूरत पड़े तो, बेहट गांव में, जो कि ग्वालियर में पड़ता है और ग्वालियर एमपी के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट चलो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? ठीक है, ये प्रकृति में सकारात्मक होते हैं, क्योंकि राज्यों को कुछ मामलों में इनकी आवश्यकता होती है। बिल्कुल, राज्य जो भी पॉलिसीज बनाता है वो डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का काम ही राज्य के कल्याण के लिए है। ठीक है, राज्य का कल्याण हो सके, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, क्योंकि उसमें सारे अनुच्छेद जो डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं 36 से 51 तक, वो प्रकृति और मानव कल्याण एवं राज्य को ही समर्पित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो भाई गलत ढूंढना, ये प्रकृति में सकारात्मक होते हैं क्योंकि राज्यों को कुछ मामलों में इनकी आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। बिल्कुल राइट है। ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए निजी और व्यक्ति परक है। ठीक, इसमें थोड़ा दिक्कत है। ये लोगों के कल्याण को तो बढ़ावा देते हैं क्योंकि राज्य कल्याण की बात करते हैं, लेकिन इनको निजी नहीं बोल सकते आप। ठीक है ना, पर्सनली निजी इनको नहीं बोल सकते। चौथे में देख लो नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, इन पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है। बिल्कुल सही, क्योंकि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका अनुच्छेद 36 से 51 तक विवरण है, जिसमें मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या है? यानी कि ऐसे नियम है जैसे कि आपको प्रकृति की रक्षा करना चाहिए, जो कि किसमें बताया गया है? 49 में 48 के अंतर्गत। ठीक है, आपको 42 के थ्रू मातृत्व छुट्टी मिलती है, यानी कि अगर किसी औरत की डिलीवरी होने वाली है तो उसको सरकार, अगर वो किसी सरकारी पद पे है तो सरकार उसको छुट्टी देगी, जिसको मैटरनिटी लीव कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी के। इसलिए इनको हर कोई ही कोर्ट में जिस तरीके से मूल अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक,
तो उसी तरीके से डीपीएसपी को आप चुनौती नहीं दे सकते कि आप दूसरे के साथ ऐसा करो, मेरे साथ भी करो और सुप्रीम कोर्ट का आप गेट खटखटाओ। ठीक है, तो इनको निजी तो नहीं बोल सकते, लोगों का कल्याण करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन निजी नहीं बोल सकते। ठीक है, प्राइवेट इसको नहीं बोल सकते। बाकी का इन पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है, बिल्कुल सही। और एक और पॉइंट है कि ये न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित यानी कि इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या किसी में हम लोग अपील नहीं कर सकते, न्यायोचित नहीं है। ठीक, किस देश से लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत? आयरलैंड देश से। किससे? आयरलैंड देश से। आयरलैंड के संविधान से इनको हमने लिया है नीति निर्देशक सिद्धांतों को। ठीक, इनको देखकर ही सरकार पॉलिसी बनाती है जिससे कि लोगों का भलाई हो सके। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में की स्थापना कैसी है? यानी कि जुडिशरी की बात हो रही है यहाँ पे, तो कौन सी जुडिशरी पाई जाती है हमारे यहाँ? स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली। ठीक है, कैसी पाई जाती है? स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली। यानी कि संसद अपना कार्य अलग करेगी। आप जानते हो जो 42 का संशोधन हुआ था, जो 42वां संशोधन था, तो उसमें क्या किया गया था? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया था। ठीक है, और कुछ संशोधन करके नहीं, मतलब राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित किया गया एवं न्यायपालिका यानी कि जुरिडिक्शन को बिल्कुल अलग किया गया। तो ये कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक, कहां से स्टार्ट होती है भाई? सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट ये तो 124 से। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, भारत में पहले राष्ट्रपति भवन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट लगता था, लेकिन बाद में 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बनाया गया दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद में आप चल रहा है, अभी आप जानते हो कि इस टाइम पर 51 मुख्य न्यायाधीश बैठे हुए हैं जो सीजेआई है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है? संजीव खन्ना। तो ये नाम भी ध्यान रखना भाई कि संजीव खन्ना 51 सीजेआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, मुख्य न्यायाधीश। बस, ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो इसको आप देख लो। ठीक है, तो कैसी न्याय प्रणाली है भारत के संविधान में? स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि कार्यपालिका यानी कि जो आपकी मिनिस्ट्री है वो किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट, हाई कोर्ट्स के काम में दखल नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला खुद सुनाएंगे, ये दखल नहीं देगी, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली है हमारे देश के अंतर्गत। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अवकार्य यानी कि नॉन पेरिशेबल फूड है? अच्छा, पेरिशेबल फूड क्या है? पेरिशेबल की बात करें, पहले तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं। अविकार्य भोजन है तो वो है आपका दाल। ठीक है, क्या होगा? दाल। अब पेरिशेबल फूड कौन से होते हैं? यानी कि वो फूड जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी खराब होने वाले खाने, होने वाले। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है पेरिशेबल या अविकार्य का? खराब होने वाले। आप जानते हो कौन से प्रोडक्ट खराब होते हैं? डेयरी वाले, दूध वाले। ठीक है ना, दूध, दही, मांस। अगर आप इनको फ्रीज नहीं करोगे तो ये तुरंत खराब हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? तुरंत खराब हो जाएंगे। तो इसमें पूछा था नॉन पेरिशेबल फूड, तो भाई दालों को तो आप कभी तक रखे रहो, कभी खराब नहीं होती। ठीक है ना, तो क्या आंसर होगा इसका? राइट, दाल। ठीक है, तो ये जान लेना। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आई एनआईए की गणना, एनआई की गणना के इतिहास में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो भाई एनआई की गणना के बारे में बात की जा रही है, उसमें से गलत कथन आपको फाइंड करना। एनआई की गणना करने वाला पहला आधिकारिक प्रयास पीसी महालनोबिस द्वारा किया गया, बिल्कुल राइट है। ये काम 1949 में पीसी महालनोबिस द्वारा किया गया। ठीक है, इस गणना को जो कैलकुलेट की जाती है नेशनल इनकम, यानी कि आपका जो राष्ट्रीय आय, तो 1949 में, यानी कि स्वतंत्र भारत में पहला आधिकारिक प्रयास किसने किया? पीसी महालनोबिस। आप जानते हो दूसरी पंचवर्षीय योजना भी किसने स्टार्ट की थी? पीसी महालनोबिस ने। ठीक है, इनके साथ इस रिपोर्ट में कौन कौन थे? इसके साथ इनकी रिपोर्ट में गाडगिल भी थे। ठीक है ना,
नेक्स्ट है, तो ये तो सही है बिल्कुल, और इसमें तो आपको गलत खतर फाइंड करना था। एनआई की गणना करने वाला, गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था, बिल्कुल राइट। 1967 से 68 में पहली रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी और देश की 348 करोड़ रुपए, ठीक है। तो बिल्कुल राइट है, पहला प्रयास जो किया गया था वो किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, एनआई की गणना करने के लिए पहली वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग बी के राव ने किया था, ठीक है। ये 1939 की 31 की बात थी। 1931 में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया गया था, ठीक है। उससे हमारी जो गणना निकाली गई थी, जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, वो कैलकुलेट किया था इन्होंने, लेकिन ये रिपोर्ट असंतोषजनक थी, ठीक है, यानी कि लोगों को पूर्णतः सेटिस्फाई नहीं कर पाई। उसके बाद देखिए, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया, प्राथमिक और द्वितीयक, बिल्कुल गलत। जब इन्होंने कैलकुलेट किया था तो ऐसा कोई भी नहीं देखा था, ठीक है। टोटल संसाधन, क्योंकि इन्होंने पॉवर्टी नाम की एक बुक पब्लिश की थी, उसमें कंप्लीटली बताया था। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की बात बी के राव जी ने की थी, ठीक है। किसने की थी, बी के राव जी ने। तो क्या होगा गलत, दादा भाई नौरोजी का ये चौथा वाला ऑप्शन है आपका गलत ऑप्शन है, ठीक है। बाकी के तीनों सही है। किस किस सन में क्या क्या किया है और क्या पब्लिश आया। इस टाइम पर राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, जनसांख्यिकी है, ठीक है ना। भारतीय सांख्यिकी विभाग, भारतीय सांख्यिकी सांख्यिकी विभाग, ठीक है। ये करता है इस टाइम पर राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है। कोई पूछे तो कौन करता है, भारतीय सांख्यिकी विभाग करता है। और बाकी का मैंने आपको बतला ही दिया है, क्या क्या दिया था इसमें, ठीक। नेक्स्ट चलो, हबार्डिया हेप्टे न्यूरॉन, ठीक है। ये लुप्त प्रजाय, लुप्त प्राय का मतलब क्या होता है, संकटग्रस्त, यानी कि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय पर आपको देखने को भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो लुप्त प्राय निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है, ठीक है, स्पीसीज है। तो भाई घास की प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, घास की। अच्छा, ये मिला क्या, कहां पर, जिससे कि लोगों को लगा कि ये संकटग्रस्त यानी कि कम बचा हुआ है देश के अंदर। तो ये आपकी जोंग प्रपात, जोंग प्रपात पर, कहां पर मौजूद है जोंग प्रपात, शरावती नदी, कर्नाटक, ठीक है। वहां पर एक घास मिली, जिसका नाम क्या है, हवाडिया हेप्टिन्यूरॉन, ठीक है। ये घास मिली। अब इसको बचाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, वो तो आगे वाले समय पर पता चलेगा, क्योंकि कहीं लुप्त से विलुप्त ना हो जाए, ठीक है। तो वो तो बाद में पता चलेगा। अगर कोई पूछे कि कहां पर मिले इसके जो फॉसिल्स हैं या फिर इसके जो बचे कुचे वो मतलब प्रजाति है, तो वो कहां मिली, जोंग प्रपात पर, जो कि किस पर बना है, शरावती नदी, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया। तो कौन सा अधिनियम था, अंग्रेजों के टाइम का अधिनियम था, लाइट हाउस एक्ट, प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927, ठीक है। उसके थ्रू इसको नष्ट कर दिया, क्योंकि भाई देखो, आप समुद्री सुरक्षा के लिए क्या करते थे, ओल्ड टाइम पर लाइट हाउस बनाते थे। अब भारत तो आपको पता है तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, कितनी बड़ी कोस्टल लाइन है, हिंद महासागर पड़ता है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। तो इसको देखने के लिए क्या बनाए जाते थे अंग्रेजों के टाइम पर, प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस, लाइट हाउस। लेकिन 2021 में संसद एक ऐसा बिल लेके आई जिससे कि इस नियम को ही समाप्त कर दिया, और इसकी जगह किसने ले ली, आपके जलपोतों ने, ठीक है ना। छोटी छोटी बोट्स ने ले ली, जिसके थ्रू पूरी देखभाल की जाती है, ठीक है। अब लाइट हाउस को हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक। और जो भी उनको देश की सुरक्षा के लिए जरूरत है वो सब प्रोवाइड किया, क्योंकि संसाधनों की भी कमी थी, तो वो भी संसद ने प्रोवाइड किया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी, 1980 में की गई थी। कबड्डी के लिए क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि भारत के पास टोटल 8 मेडल है, एक बार ही भारत आ रहा है, ठीक है। ईरान जीता था 2003 के अंदर,
तो कब शुरू किया गया था भाई? 1980। और कहां शुरू किया गया था? न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद 1988 में हुआ, और 1988 में कहां कहां खेला गया? जयपुर में। ठीक है, तो दोनों बार इंडिया को ही चुना गया था। पहला मैच कब हुआ था? 1980 में, जिसमें भी भारत ही जीता था। ठीक है, तो पुरुष सॉरी कबड्डी में आप जानते हो भारत चैंपियन है। तो 8 बार मेडल, टोटल मेडल कितने हैं इसके पास में? 8 बार विजेता है। अच्छा, कोई बता सकता है किस देश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है? तो ध्यान रखना बच्चों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ठीक है, भारत का तो आपको पता ही है हॉकी है। ठीक, तो 8 बार का विजेता है। पहला मैच कहां हुआ था? नई दिल्ली में। और 1988 में दूसरा मैच हुआ था कबड्डी का, दूसरा विश्व कप हुआ था, जो बोल रहे हैं चैंपियनशिप हुई थी, वो कहां हुई थी? जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, और कितनी बार जीता है भारत? 8 बार। किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? ठीक है, किसी स्थान की जलवायु के बारे में अगर आप बात करोगे, तो पहले तो इसमें देख लेते हैं भाई किससे प्रभावित नहीं होती है किसी स्थान की। तो देखो, मिट्टी के प्रकार, समुद्र से दूरी, स्थान, उच्चावच। ठीक है, किससे प्रभावित नहीं होती? स्थान ही लिख दिया उसने। तो क्या होगा इसमें? इससे प्रभावित नहीं होगी, कोई स्थान की तो बात की जा रही है और स्थान ही इसमें दे दिया है। तो क्या होगा भाई? स्थान से प्रभावित नहीं होती। बाकी के मिट्टी से होती है, समुद्र से दूरी से होती है, उच्चावाच यानी कि जो टेम्परेचर में और जो प्रेशर में डिफरेंसेस है उससे भी होती है। ठीक है, तो भाई कारक लिख लो किससे प्रभावित होती है जलवायु? मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाती है? समुद्र से दूरी, उच्चावाच, दबाव या दाब। ठीक है, ताप। इन सबसे किसी भी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है, इफेक्ट करती है। बट स्थान, क्योंकि देखो इसमें क्या पूछा था, किसी स्थान को प्रभावित, और स्थान इसमें ऑप्शन में दे दिया, तो ये तो काफी मतलब इजी क्वेश्चन था। तो क्या होगा? तीसरा, स्थान। नेक्स्ट देखिए, न्यूजीलैंड ने कोबाल्ट और निकल को हेलोजन के साथ म्यूजिकल नोट में रखा है। भाई किस म्यूजिकल नोट में रखा है? पहली बात तो न्यूलैंड की बात की जा रही है। तो न्यूलैंड ने क्या किया था भाई? ये जो आपकी पेरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें अष्टक सिद्धांत के ऊपर परमाणु एलिमेंट्स को फिल किया था। और मैन अगर उसमें लाइन लिखोगे कि किस लिए किया था, कैसे फिल किया था, यानी कि एलिमेंट को कैसे सजाया था पेरियोडिक टेबल के अंदर, तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो भाई कौन सा है? कोबाल्ट निकल को कहां रखा था उन्होंने? डू। आप जानते हो जिस तरीके से सारे गामा पाधा निशा होते हैं, और फिर शाह के बाद में यानी कि 8वें सुर के बाद में फिर पहले पर आना होता है। ठीक है, तो उसी कारण इनका नाम क्या आता है न्यूलैंड का? अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत। ठीक है, तो हर वो एलिमेंट बार बार रिपीट होगा जिसका अष्टक फिल हो जाए, और फिर दोबारा से फर्स्ट पे आपको आना पड़ेगा। तो न्यूलैंड ने क्या किया? अष्टक सिद्धांत। और पेरियोडिक टेबल में कैसे भरा? क्या बोलते हैं, तत्वों को कैसे लगाया? तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लगाया। कैसे क्रम में लगाया? बढ़ते क्रम में लगाया। जिस तरीके से सा, रे, गामा, पा, धा, नी, सा, पहले से जाइए देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, और 8वां, और फिर वापस इसी से आपको पहले पे आना पड़ता है। तो ऐसा ही इन्होंने अपने तत्वों के साथ में किया था कि जैसे ही आप 8 तक जाते हो यानी कि अष्टक पूर्ण करते हो, फिर दोबारा से पहले पर आ जाते हो। ठीक है, तो संगीत में सॉरी वेस्टर्न म्यूजिक में क्या होता है? डू, मी, रे, इस तरीके से होते हैं जो सारे गामा पाधानी सा के ऊपर होते हैं। तो डू क्या है? वेस्टर्न म्यूजिकल नोट्स हैं। जैसे हमारे हिंदी क्लासिकल में क्या होता है, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में सारे गामा पाधानी सा, उसी तरीके से क्या होता है? डू, मी, रे। ठीक है ना, इस तरीके से ये वेस्टर्न नोट्स हैं। ठीक, तो किसके अंतर्गत रखा था इन्होंने? कोबाल्ट और निकिल को डू के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? 1917 प्रीवियस पेपर में भी आता है। देखो आपसे मैंने कहा था ना, काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो 1917 में कौन सा था पहला गांधी जी का सत्याग्रह? था
फर्स्ट सत्याग्रह और कहां किया गया था? चंपारण के अंतर्गत। ठीक है, कहां किया गया था? चंपारण के अंतर्गत। खेड़ा में कब किया गया था? 1918 के अंतर्गत। ठीक है, मैंने पहले जो प्रीवियस क्लास थी उसमें भी आपको बतला दिया था कि कुल कितने इन्होंने 1942 तक, 1917 के बाद 1942 का कितने आंदोलन किए थे। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पहले वीडियो जिसमें बताया गया है। तो ये पहला ही सत्याग्रह था जो कि कहां था? चंपारण, बिहार। किस लिए किया गया था? नील की खेती करने वाले किसानों को शोषण को रोकने के लिए। नील की खेती करने वाले किसानों के लिए, करने वाले किसानों के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? आप जानते हो भारत के दक्षिण में कौन है जिसको हिंद महासागर का मोती कहते हैं? श्रीलंका। ठीक है, तो उसके पास कौन सी जगह है? अब पहले तो इन जगहों के नामों को देखो, केवल माहे, केवल यानम, केवल कराईकल, केवल कराईकल और यानम। ठीक है, तो ये पांडिचेरी की टेरिटरीज हैं, पांडिचेरी के स्थान है। माहे आपका केरल में आता है। कहां पर आता है? केरल के पास आता है, कालीकट बंदरगाह के पास। यानम आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। और कराईकल आपका साउथ के, सॉरी, तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे करीब पूछा गया है, तीन जगह उनको मिलाकर, तो क्या होगा आपका? केवल कराईकल। इससे आप डिस्टेंस देखोगे तो श्रीलंका की काफी कम डिस्टेंस रह जाती है। ठीक है, तो ये सबसे नजदीक कौन सा होगा? केवल कराईकल। ठीक, क्योंकि भाई कई सारी टेरिटरीज में पांडिचेरी आपकी जो यूटी है, ठीक है, उसके प्रमुख इस टाइम पर कौन है? जो मुख्यमंत्री है, रंगास्वामी। ठीक है ना, तो उसी की बात हो रही है। तो कई सारी टेरिटरीज में बटा हुआ है, जिसमें से कराईकल किसमें? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु आपका जानते हो सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु है, और वही श्रीलंका के सबसे पास है। तो क्या होगा? केवल कराईकल। तीसरा, नेक्स्ट देखो, एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर क्रम की अभिक्रिया है। कौन से क्रम की है? ठीक है, तो देखिए भाई, रसायन में यानी कि केमिस्ट्री के अंदर कई सारे क्रम की या कोटियों की अभिक्रिया होती है, जैसे कि जीरो, शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की। ठीक है, तो यहाँ अमोनिया के अपघटन की बात की जा रही है, तो कैसे क्रम की है? जीरो क्रम की। कैसे क्रम की अभिक्रिया है? जीरो क्रम की। ठीक है, नेक्स्ट, किन जीवों को एबीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? एबीज को आप जानते हो किसका ग्रुप होता है? बर्ड्स का। पक्षियों का ग्रुप आपका एबीज का ग्रुप है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल लैंग्वेज है। तो आप किसमें बात करोगे? पक्षियों के ग्रुप। अच्छा, बोवाइन ग्रुप कौन सा है? बोवाइन की बात करें तो जो आपकी भैंस है, गाय है, यानी कि दूध वाले जानवर है, वो बोवाइन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। फेलाइन ग्रुप की बात करें तो कौन सा होगा? आपके शेर, चीते, यानी कि बिल्ली प्रजाति के फेलाइन के अंतर्गत आते हैं। अगर आपके बात करें कैटाइन, जो कैनाइन ग्रुप है, तो उसमें आपके कुत्ते, शियार, लोमड़ी, भेड़िया, ये सारे आते हैं। तो कई सारे ग्रुप है बायोलॉजी में। ठीक है, तो बर्ड्स की बात की थी, तो ये कौन सा है? एबीज ग्रुप। ठीक है, जो कि कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं भाई? गुरु पर्व। लिखाया भी हुआ है मैंने, क्या बोलते हैं? गुरु पर्व। बैसाखी क्या है? पंजाबियों का, या सॉरी, सिखों का नए साल का शुरुआत। ठीक है, वैशाखी क्या है? सिखों का नए साल का शुरुआत। लेकिन यहाँ पे गुरु नानक देव जी की जयंती के बारे में बात की जा रही है, तो वो कौन सा है? गुरु पर्व। ठीक है ना, इसकी बात करें छप्पर मोहल्ला, होला मोहल्ला, तो ये लोक नृत्य उनको उठाओ। ठीक है, तो गुरु पर्व की बात करेंगे। कब मनाया जाता है? अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। बैसाखी कब किया जाता है? आपका जनवरी मंथ में। ठीक है ना, सर्दियों में। तो सॉरी, सर्दियों में नहीं, है अप्रैल में शुरुआत होती है। ठीक है, तो इनके बारे में आप बता सकते हो। नेक्स्ट देखो, 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए? तो भाई 44 पुरस्कार प्रदान किए गए थे। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार के तौर पर कितने पुरस्कार दिए गए थे? 44। अब देखिए बच्चों, आप इस पेपर में एक चीज देखिए,
अगर बात करें हिस्ट्री के क्वेश्चंस की, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस किस तरफ से आ रहे हैं आपके? चालुक्य डायनेस्टी, पल्लवाज, शक, यानी कि हिंदू माइथोलॉजी, सॉरी, हिंदू जो किंग्स थे जिनका शासन आपका पहली से लेकर 9वीं शताब्दी तक रहा है, उनके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है ना? दूसरी बात, गांधी जी के आंदोलन, क्योंकि 9वीं शिफ्ट में भी आपका ये सत्याग्रह चंपारण से संबंधित था, और आप देखिए 10वीं शिफ्ट में भी चंपारण सत्याग्रह को ही दिया गया है। ठीक है? तो गांधी जी के आंदोलन पढ़े। नेक्स्ट, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करें तो आपका देखो दो क्वेश्चंस थे, एक तो पेरियोडिक टेबल में थे, न्यूलैंड को लिया गया था जो अष्टक भरता है, और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या लिया गया था, क्या बोलते हैं, अभिक्रियाओं से रिलेटेड था। तो कम से कम जो आवर्त सारणी यानी कि पेरियोडिक टेबल है उसे तो आप पढ़ो ही पढ़ो। ठीक है? बाकी की फिजिक्स की बात करें, आप देख सकते हो इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक? ज्योग्राफी नॉर्मल थी, सारे पेपर्स नॉर्मल थे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है या फिर सॉल्यूशन में कोई कमी है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ठीक है? नेक्स्ट वीडियोज में, जिससे कि मैं एडिट करके अपडेट करके नहीं उसको बता सकूं। एंड थैंक यू सो मच।